कुछ समय पहले गुजरात के एक छोटे से गांव मोडा से एक मैसेज आया सुप्रभात मोडा से। मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर नाग जी का। नाग जी ने कहा, भाई भाई की शादी है, आना जरूर। मैं नाग जी को पहले मिला नहीं था, कभी बात भी नहीं की थी, पर मैंने भी हाँ कर दी। ये सच है कि मैं लोगों को बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ और मैंने सोचा कि इस ट्रिप में इस फिलॉसफी का टेस्ट भी हो जाएगा। तो फिर चलिए, आज की फिल्म में मैं आपको ले चलता हूँ मोडा गांव में, जहाँ अक्सर बाहर वाले जा नहीं पाते हैं। हम पास की एक हड़प्पन साइट को भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ कुछ बहुत यूनिक शादी की रस्मों में भी पार्टिसिपेट करेंगे और फाइनली साजन की ग्रैंड शादी को भी अटेंड करेंगे। एक ऐसी शादी जो मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग भी थी। आज की कहानी गुजरात के रब्बारी समाज के साथ। मेरी इस यात्रा की शुरुआत हुई अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन से। सुबह 2:05 हो रहे हैं और मेरा स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन है जिसका नाम है आदेसर। सो आदेसर तो पहुंच गए, अब ढूंढना है नाग जी को। हाँ, कैसे हो? बस एकदम गुड टू सी यू। सो हमारे साथ फाइनली आ गए नाग जी। तुम्हारा नाम ही नाग जी है? यस, जी के साथ। जी के साथ तो अब इज्जत दे के ही बात करते हैं सिर्फ। यस तो आज पूरा रूरल इमर्जन करने वाले हैं नाग जी के साथ मोडा गांव में। यस मोड़ा परफेक्ट, लेट्स गो। सो घर जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चाय का ब्रेक। गुजरात में आके चाय तो मतलब बनता ही है। एक ही दिक्कत है कि मैं बिना शक्कर की चाय पीता हूँ, तो विल हैव टू फाइंड अ वे कि चाय बन जाए, नहीं तो कॉफी बन जाए। 2:30 बजे आज रात को सोने वाले नहीं है, ऐसा लग रहा है। गर्मी है अभी तो। We are here, home sweet home। बहुत गलत टाइम है किसी के घर पे आने के लिए, सब सो रहे हैं अच्छे से और हम पहुंच गए घर पे। यहाँ पे गांव में आते ही यहाँ पास में एक मंदिर है जहाँ पे देवी जी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ढोल की आवाज आ रही थी, तो हम यहाँ पे चल के आ गए। 4 बज रहे, बट माहौल तो काफी जबरदस्त है। सुबह के कुछ 8:30 बजने वाले हैं और घर बिल्कुल खाली है। आई थिंक सब लोग जा चुके हैं वहाँ पे जो हवन होने वाला है उसके लिए, और मैं यहाँ अकेला सो रहा था। आई हैव मिस्ड आउट ऑन गोइंग आउट। नेक्स्ट हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे टॉयलेट को और वहाँ पे स्नान लेंगे और फ्रेशन अप करेंगे सुबह सुबह। उसके बाद दिन की शुरुआत होगी। नहीं तो यहाँ पे चाय काफी बड़े से इसको प्लेट जैसी होती है, इसको तांसेड़ी इसमें पीते हैं। मैंने अपने लिए स्पेशल बिना शक्कर की चाय बनवाई है, सबको परेशान करता हूँ आजकल मैं। चाय टाइम, सुबह की पहली चाय, सो स्पेशल। ओम गम करुणांजना अवगुणमय जसा। शायद मेरी तरह आप भी जानना चाहते होंगे कि रब्बारीज आखिर है कौन, उनका ओरिजिन कहां से हुआ। माइथोलॉजिकली देखा जाए तो माना जाता है कि रब्बारीज को शिव पार्वती ने बनाया था जानवरों की देखभाल करने के लिए, मुख्यतः ऊँटों के लिए। पर उनके इतिहास को बेहतर समझने के लिए मैं आपको मिलवाता हूँ चेतन जी से, जो रब्बारी समाज से ही हैं
और उनके ऊपर अपनी पीएचडी के लिए रिसर्च भी कर रहे हैं। जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसके ओवरऑल आधार पर ईरान से कोई आई हुई प्रजाति जो अपने साथ कोई पशु लेकर आई है, धीरे धीरे ईरान से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से ये प्रजाति आई है। शुरुआती दौर था, उनके पास शस्त्र भी थे, मतलब वो एक आक्रामक जाति पशु के साथ, मतलब जहाँ स्थायी हुई, थोड़ा उनमें गोप संस्कृति का उद्भव हुआ कि माल ढोर रखते हैं, चारते हैं और एक कबीला है उसमें रहना है बस माल ढोर के साथ। तो मूल शब्द रेवड़ यानी कि पशु, ढोर, और उनको चराने वाला, उनको रखने वाला रेवाड़ी। तो उस आधार पर कहीं ना कहीं ये शब्द अपभ्रंश होकर या फिर लोक बोली में रबारी, रेवाड़ी से रबारी बना। रबारीज मालधारी कम्युनिटी का हिस्सा है और उनके साथ साथ मालधारीज में भारवाड़, चरण, आहिर और गढ़वी भी आते हैं। मालधारी 2 शब्दों से बना है, माल मतलब कैटल और धारी मतलब होल्डर, यानी वो लोग जो पशुओं का पालन करते हैं। ये कम्युनिटी है वो पूरे पशुओं के आधार पर जीती है। जहाँ पशुओं को जहाँ अनुकूल जमीन है, पशुओं के अनुकूल जो एरिया है वहीं वहीं घूमती रहती है, इसलिए माइग्रेशन ज़्यादा रहता है। अभी आधुनिक ये ज़माने में धीरे धीरे जो पशुपालन था वो पशुपालन कम हुआ, ये भी थोड़े स्थायी हुए तो कहीं और कम्युनिटी से कनेक्शन में आए और कोई धंधा, बिजनेस, स्टडी। रबारी कम्युनिटी में माइग्रेशन निम्न कक्षा में, बिल्कुल लास्ट में कहीं दूर के जो रण एरिया है वहीं से थोड़ा बहुत माइग्रेशन है। बाकी अभी तो लोग स्थायी हो गए हैं, अपने अपने अलग अलग फील्ड में हैं। खास एक आकर्षण की बात है रबारी समाज का पोशाक। क्या है कि रबारी समाज में बचपन से जब बेटी की उम्र 14 साल की होती है तभी से एक एम्ब्रॉयडरी का स्किल अपनी माँ बेटी को डेवलप करवा देती है। तो एक खासियत है रबारी समाज की एम्ब्रॉयडरी में। तो उसमें कहीं पशु पंखी, कहीं मिरर वर्क है, कहीं मोती का वर्क है। रबारी समाज में खास करके महिलाओं के जो वस्त्र हैं सभी के कलर काले होते हैं। सिंध में एक युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में 27 अप्रोक्ष रबारी शहीद हुए थे। उनके शोक में भी ब्लैक वस्त्र स्त्रियां पहनती है, ऐसा माना जाता है। हमारी आज की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, जिनमें सबसे खास हैं दुल्हे जी साजन, उनकी होने वाली धर्म पत्नी सोनी और मेरा दोस्त नाग जी। सबसे पहले नाग जी से रबारी शादियों के बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे जो एंगेजमेंट है ना वो 15 साल में हो जाती है, 15 या 17 साल में हो जाती है। फिर जो मन और दिल वो मतलब वहाँ पे ये कि ये यहाँ पे होगी, यहाँ पे शादी करनी है। और यहाँ पे लव मैरिज ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टोटली अरेंज मैरिज होता है। जो माँ बाप करते हैं ना कि एंगेजमेंट लाइक लड़की से वो ही रखना पड़ता है। जो एंगेजमेंट होती है बचपन में ही हो जाए, तो शादी भी बहुत तो बचपन में ही बहुत लोग कर लेते हैं, लाइक 15 या 16 में भी कर लेते हैं। और कोई लोग होते हैं जो 25 या 27 में भी करते हैं। यूपी और एमपी में शायद वो क्या बोलते हैं, दहेज यहाँ पे नहीं देते, मतलब यहाँ पे लड़के वाले लड़की वालों को देते हैं, सोना भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। साजन यहाँ पे बड़े पापा का ही बेटा है, लाइक मेरा भाई है, उसकी शादी हो रही है। जो हम बारात लेके जा रहे हैं वहाँ पे 3 बहनें की शादी है। तीनों बारात एक गाँव में आएगी और एक घर में आएगी। सबसे बड़ी बहन का जो फेरे जो होते हैं वो पहले होंगे और उनके बाद दोनों बहनें के होंगे। और फिर तीनों बहनों की 4-5 बजे के करीब विदाई भी हो जाएगी। इंडिया की सभी शादियों की तरह यहाँ भी कई रस्में होती हैं। मैंने सबसे पहले जिस रस्म को अटेंड किया उसे कहते हैं पसली। कजिन्स लोग होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उन लोगों से घर से भरते हैं और शादी वाला जो घर होता है दूल्हा का घर, वहाँ पे वो लोग जाते हैं। गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं? हाँ, गिफ्ट नहीं, पैसा होता है। सिर्फ पैसा? हाँ, पैसा होता है। कोई 1000 देगा, कोई 500, कोई 200, कोई 1500, कोई 2000, वैसा होता है। So, मैं अभी फाइनली साजन जी के घर पे आ गया हूँ। साजन की कल शादी है, कल नहीं एक्चुअली परसों शादी है। साजन आप क्या करते हैं? जेसीबी चलाना, खेती में तो बाजरो है, गेहूं है। आप लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं? ना, अपने माँ बाप ने तय किया, तो वो कैसे तय करते हैं, कैसे ढूंढा उनने? सगा समझी थी। आप लड़की को जानते हैं, मिल चुके हैं? तो अभी शादी के बाद क्या इमीडिएटली घर पे आ जाते हैं या कुछ दिन बाद आते हैं? 1 वर्ष बाद आए। 1 वर्ष के बाद आएंगे? गोना होता है, उसके बाद 1 साल के बाद आएगी, फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो उम्र लायक है, लाइक 20-25 साल की है, तो वो
आती जा रहेगी, और छोटी है तो फिर 1-1 साल के बाद 1-1 आना होता है। हम अर्ली मॉर्निंग से बाहर घूम ही रहे हैं, अलग अलग जगह की शूट कर रहे हैं और अभी समय फाइनली हो गया है खाना खाने का। नाग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि मैं खाना खाने के लिए हाँ बोलूँगा। क्या खाने वाले हैं तो खाने में? दाल चावल सब्जी रोटी घी दूध छाछ दूध। बहुत बड़ी लिस्ट है। दिन की जोरदार गर्मी के बाद अभी थोड़ी सी बारिश की शुरुआत हो गई है। नाइस। बादल इतने नहीं है तो शायद बहुत देर कंटिन्यू नहीं होगी बारिश, बट व्हाटएवर इट इज, इट फील्स वेरी नाइस। आफ्टरनून का समय हो गया है और मैं और नाग जी निकल पड़े हैं यहाँ पे मोरडा गांव को घूमने के लिए। सो एक राउंड ले रहे हैं यहाँ पे। वी स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक साइड और उसके बाद घूम के शायद फिर से घर के सामने ही निकलने वाले हैं। आई हैव नो आइडिया, बट इंटरेस्टिंग विलेज है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स रबारी कम्युनिटी रहती है जो यहाँ पे मैं रुका हूँ, पर यहाँ पटेल्स भी हैं और भी कास्ट वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और सब एक ही गांव में है। सो थोड़ा हम वॉक अराउंड कर रहे हैं। मे बी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन हुज लिविंग देयर। तो अभी हम बहुत ही स्पेशल दादी जी से मिलने के लिए आए हैं जो 100 साल भी क्रॉस कर चुकी हैं और उनको चश्मा भी नहीं है। मुझे भी चश्मा लग चुका है पर उनको चश्मा नहीं है। और दादी जी एक गाना भी सुनाने वाले हैं हमें। सो म्यूजिक टाइम नेक्स्ट। करे संदेशो मारा गुरुजी ने के जो सेवक ना दिया मारे जो संदेशो मारा सतगुरु ने के जो काया पड़से ने जीवड़ो क्या जैसा मासे। अभी हम गांव के इकलौते कृष्ण जी के मंदिर, ठाकुर जी के मंदिर में आ गए। सो मोड़ा गांव से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पे बसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर जो रबारियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर होता है। एक देवी है, उनका नाम है मोमाई देवी मंदिर। यहाँ पर एक ये शक्तिपीठ है। माता जी का स्वरूप में हम देखते हैं तो माता जी के हाथ में त्रिशूल तलवार है और वो ऊंट के ऊपर सवार है। रण में जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम होता है वो कैमल होता है और कैमल के ऊपर जो माता जी की सवारी है ये दर्शाता है कि यहाँ के लोकल समाज में एक आने जाने में और अपनी साहसिक प्रवृत्तियों में या फिर अपने सामाजिक कार्यों में सबसे ज़्यादा ऊंट उपयोग होता था। तो वहाँ पर उसने इन लोग आस्था बिठाकर ये एक माता जी का स्वरूप को ये लोग पूजते हैं। शाम का समय हो गया और हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक जगह पर आए हैं। ये एक हड़प्पन साइट है पर ये इसके जो दूसरे कजिन्स हैं जैसे ढोलावीरा या लोथल उनसे थोड़ा कम फेमस है। मैं भी आया हूँ सुरकोटड़ा में जो हमारे गांव के बिल्कुल ही पास में है, करीब 4 किलोमीटर दूर है, पर ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की उस समय का पार्ट है जब वो काफी अपने जेनिथ पे था। अभी ये छोटा सा सेटलमेंट है, करीब 3.5 एकड़ में ही फैला हुआ है। इस जगह का एक्सकवेशन 1964 में जोशी जी ने किया था जो एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे। इसकी डिस्कवरी को बेहतर समझने के लिए मैं अपनी मित्र और हड़प्पन आर्कियोलॉजिस्ट दिशा आलूवालिया से भी मिला बड़ौदा में। It was a time when India was just independent country, a newly formed country. A lot of projects been commissioned by ASI. Harappan site in Gujarat was only one known at the time of partition, that was Rangpur. तो JP जोशी साहब ने वो काम करना शुरू करा, but जब वो धोलावीरा गए उनको लगा अरे ये तो medieval fort है। तो धोलावीरा से थोड़ा ही दूर है सुरकोटड़ा। वहाँ गए तो उनको वहाँ पे सुरकोटड़ा का साइट मिला और जो कि धोलावीरा का मिनिएचर वर्जन है। सो ही सेड ये दिस कुड गिव
be potential to sort of tell us a sort of early cultures of Gujarat. So that was a very funny story because he left Dholavira. And what an irony, you know, imagine if JP Joshi instead of Surkoteda excavated Dholavira, you know, that he would have been the excavator. But that's what luck also plays a very important role in archaeology. धोलावीरा फाइनली 1990s में डॉक्टर RS बिष्ट ने एक्सकेवेट किया और आज हम समझ पाए हैं धोलावीरा और सुरकोटड़ा का कनेक्शन। It tells us that Dholavira was not in isolation. Dholavira had satellite settlements which were equally fortified, and they were, you know, not as big as Dholavira, but the smaller settlement. Like we have today, we have a city and we have small towns. Similar concept. So it's very important in that regards. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक और बहुत ही लैंडमार्क फीचर हुआ करता था जो हर साइट पे दिखता है। क्या है उस फीचर का नाम? अभी बताया था। ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे जितने भी घर थे, जितने भी सेटलमेंट थे, सभी में टॉयलेट्स होते थे और वो टॉयलेट्स एक कॉमन ड्रेन के साथ कनेक्टेड होते थे। वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है और यहाँ कुछ उसके अवशेष दिख रहे हैं नीचे। अगेन क्योंकि ये बहुत ही पुअरली मेंटेन साइट है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं देन इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये रापड़ से पास में ही है जो काफ़ी बड़ा टाउन है यहाँ पे आसपास में ही। ढोलावीरा से भी ये बहुत दूर नहीं है, पर क्योंकि ये जगह बिल्कुल वेल मेंटेन नहीं है, यहाँ पे कुछ साइंस नहीं है, कोई मार्किंग्स नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं आपको ऑनलाइन जाके पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले कि हमें इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह प्रमोट करें, थोड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है ताकि जब यहाँ पे लोग आएँ दे कैन लर्न समथिंग। बट आई होप कि ऐसा अगले कुछ सालों में हो। गुजरात टूरिज्म डज समथिंग अबाउट दिस प्लेस बिकॉज दिस इज सच ए स्पेशल प्लेस। शाम को हम जैसे ही घर वापस पहुंचे शादी के समारोह से घिर गए। यहाँ पे शादी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेरेमनी चल रही है, रिवाज चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जो दूल्हा है, जो साजन है हमारे केस में, उसकी सारी भाभियाँ आपस में मिलके एक दूसरे की टांग खींचती हैं, बहुत मस्ती करती हैं, गाने गाती हैं। गोइंग टू बी अ फन इवनिंग टुडे। घर में सारी फन एक्टिविटीज़ के बाद अभी समय हो चुका है गरबा का। गरबा गुजरात के हर इसेंशियल, हर ऑस्पिशियस फेस्टिवल का एक पार्ट होता है, तो ऑफ कोर्स शादी में भी गरबा तो हो रही है। ये गरबा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी यूनिक था। यहाँ कोई लाउड स्पीकर नहीं था, केवल ढोल थे और बहुत सारे लोग जिनकी सिर्फ एक प्रायोरिटी थी, ढोल के साथ मजा करना। सो घर की जो सब महिलाएं हैं वो बाहर गरबा खेल रही हैं और जो पुरुष हैं वो अंदर बैठ के एक गेम खेलते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। पांडवों वाले के मामा शकुनी खेले थे और सामने पांडवों खेले थे, वही गेम है ये। सिर्फ मौज लेने के लिए खेलते हैं, ऐसा कोई इनाम के ऐसा कुछ नहीं रखते। सुप्रभात मोडा से I'm really enjoying just doing nothing, frankly. It's a nice morning. सुबह सुबह मैंने एक बहुत ही यूनिक सेरेमनी अटेंड की, कसुम्बे की सेरेमनी। सभी जो भाई और रिलेटिव साथ में मौज मजा करते हैं और उसमें उसका एक प्रतीक होता है कसुम्बा। अफीम को पानी में डुबो कर बनाते हैं। तो मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ। सो ये है मेरा प्याला अफीम का, फर्स्ट पहली बार जिंदगी में। पानी जैसा ही लग रहा है, तो पीने में तो कुछ पता नहीं चला, कुछ होता है बाद में, थकान दूर होती है। नमस्ते, केम छो? नमस्ते बराबर बराबर। रबारी वेडिंग्स में ग्रैंड वेडिंग मील शादी से पहले होता है और इस मील में हमने बेहतरीन लंच भी किया। अभी एक गोतड़ों की रस्म चल रही है। या हर सेलिब्रेशन में ढोल तो एसेंशियल है, बहुत ढोल और गुलाल दोनों होते हैं। गुलाल। शादी के पहले का ये दिन पूरे गांव वालों के लिए बहुत बिजी था, जैसे साजन पूरे गांव का ही बेटा हो। नागजी काम में काफी व्यस्त था और मैंने भी थोड़ी बहुत मदद की। देखते ही देखते शाम हो गई
और फिर मोडा के ही मेरे मित्र ने एक बेहतरीन लोकगीत भी सुनाया। अमे ही रावण से ए राय का रह भारी देह हमारे दिन का अंत हुआ घर पे बेहतरीन भोजन के साथ, जो आंटी जी ने बहुत प्यार से हमारे लिए बनाया। अमे वडवाड़ा ने नमता अमे वडवाड़ा ने नमता हीरा भणसी। तो आज फाइनली शादी का दिन है, मतलब अभी थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं। मैं एक्चुअली आखिरी जो यहाँ पे उठा हूँ, सबसे लेट उठने वाला मैं ही हूँ। बाकी लोग जा चुके हैं, सो मुझे ढूंढना है उनको कहाँ पे गए हैं। अभी कुछ 5:30 बजे और हम साजन के घर आ गए हैं। यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही हैं फाइनल डिपार्चर के लिए। महिलाएं बहुत अच्छे लोग गीत गा रही हैं, साजन तैयार हो रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा सजाया गया है। जो ग्रूम की ड्रेस होती है वो काफ़ी इलेबरेट है, बहुत कलरफुल है, बहुत सारे ग्लासेस, बीड्स और खूबसूरत उसमें सामान लगे हुए हैं ताकि वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी प्लान ये है कि यहाँ से सब लोग इकट्ठे अलग अलग गाड़ियों में बैठ के जाएंगे बारात की तरह लड़की के गांव में, जो यहाँ से कुछ 40-50 किलोमीटर दूर है। वेटिंग फॉर एक्शन टू स्टार्ट। तो बेसिकली घर से निकलने के बाद यहाँ पे जो उनका कुल देवता का मंदिर होता है गांव में, वहाँ पे जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद बारात आगे जाती है लड़की के गांव में। इंडिया की ज्यादातर शादियों की तरह यहाँ पर भी हम बारात लेकर सोनी भाभी के गांव की ओर निकल गए। रास्ते में थोड़ी चाय पी, कम मीठी पर चाय अच्छी है। और अपनी मंजिल से थोड़ा पहले ही सारी गाड़ियाँ एक साथ रुक गईं। तो अभी यहाँ पे गाड़ी को भी और सजाया जा रहा है। और सनराइज सामने ही है, सब ब्यूटीफुल सनराइज हैपनिंग राइट नाउ। यहाँ पे हमने कुछ तस्वीरें खींची और फिर पूरा काफिला एक साथ आगे गया। टिपिकली गांव में लड़के वालों को घर दिया जाता है, जहां पूरी बारात एक साथ इंतजार करती है। यहाँ पर भी कई रस्में की गईं। सो अभी इंतजार का समय चल रहा है क्योंकि पहली शादी चल रही है और हमारी शादी नंबर 2 है। पहले शुरुआत में लोग काफी गाने वाने गा रहे थे, काफी एक्साइटमेंट था, पर अभी रिलैक्सेशन टाइम चल रहा है। सो अभी हमारे पास समय है यहाँ पे गांव में, जिससे पहले की शादी होती है, तो थोड़ा गांव घूम के आते हैं, आपको थोड़ा राउंड दिलाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। लंच करने के बाद फाइनली शादी का समय हो गया। तो अभी अंदर शादी की शुरुआत हो चुकी है, पर यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर से ज्यादा दिखा नहीं सकता हूँ। छोटे से क्लिप्स दिखाऊंगा। अभी 2 शादियां साथ में हो रही हैं, दोनों साथ में बैठेंगे मंडप में और दोनों की बीवियां भी उनके साथ बैठेंगी। रबारी शादियों में आप दुल्हन का चेहरा कभी नहीं देख सकते। दुल्हन पूरी तरह से कवर्ड होती है। इनफैक्ट उनके हाथ भी ड्रेस से ही ढके होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले कभी भी ऐसी शादी अटेंड नहीं की थी। दूसरे और तीसरे नंबर की शादी अच्छे से हो गई। सो शादी खत्म होने के बाद एक्चुअली एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है कि गांव में आप अलग अलग मंदिरों में जाके भगवान से उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लें। और ये हमारे केस में क्योंकि 2 शादियां एक साथ हुई हैं, तो दोनों दूल्हे महाराज एक साथ घूम रहे हैं और एक एक करके मंदिरों में जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे दिन का अंत हो रहा है। अभी दोनों विदाइयां साथ में होने वाली हैं। थोड़ी देर में दोनों जो लाड़ियां होती हैं वो आएंगी बाहर और लाडों के साथ बैठ के गाड़ी में निकल जाएंगी गांव की तरफ। इस शादी के अध्याय का अंत होता है यहाँ पर गांव में फिर से, जब दुल्हन अपने ससुराल आ जाती है। ऑफ कोर्स वो सिर्फ एक दिन के लिए आ रही है और कल वो वापस चली जाएगी, और उसको वेलकम करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, बहुत से सेलिब्रेशंस होते हैं। यहाँ मेरी ये आखिरी इवनिंग थी और इतने सेलिब्रेशंस में भी मन थोड़ा भारी था। समय आ गया था अपने नए दोस्तों को अलविदा कर आगे जाने का। मैंने जो सवाल वीडियो के शुरू में पूछा था, उसका जवाब तो शायद आपको मिल ही गया होगा। लोगों पे भरोसा करना, अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना, थोड़े से रिस्क्स लेना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में आज भी कई अच्छे लोग हैं और मेरे डिफॉल्ट ट्रस्ट मोड को चेंज करने की
कोई आवश्यकता नहीं। आशा करता हूँ कि हमेशा ही अपने ट्रैवल्स में लोगों से इतना ही प्यार मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको गुजरात से ये शादी की कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो इसे YouTube पर भी लाइक करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट भी करें और मेरी इस ट्रैवल जर्नी को फॉलो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अभी के लिए अलविदा।